हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेजिडेंसी की सैर कराएंगे। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यह वीडियो बाकियों की तुलना में थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हमने रेजिडेंसी के हर एक हिस्से को बारीकियों से दिखाया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गदर के निशान देखने हो तो रेजिडेंसी से ज़्यादा उपयुक्त जगह और कहीं नहीं मिलेगी। उस दौर में आज़ादी के मतवालों ने अंग्रेज अधिकारियों के गढ़ रेजिडेंसी में पूरे 86 दिन तक कब्जा जमाए रखा। इस दौरान कई छोटे बड़े अंग्रेज सैनिक और अधिकारी आज़ादी के मतवालों के हाथों मारे गए। संघर्ष में कई हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए। अतीत की कई कहानियाँ समेटे लखनऊ की यह रेजिडेंसी आज भी शहर आने वाले पर्यटकों को अपने मोह पास में जकड़ लेती है। रेजिडेंसी की स्थापना 1775 ईस्वी में लखनऊ में हुई। उन दिनों लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था। यह स्थापना तब हुई जब फैजाबाद से राजधानी अवध में स्थानांतरित हुई। नवाब आसफउद्दौला द्वारा इसका निर्माण ब्रिटिश अफसरों के रहने के लिए शुरू कराया गया था, जिसे नवाब सआदत अली खान द्वारा पूरा किया गया। यह है बेली गारद गेट। इस गेट का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में कराया था, जिससे यह बेली गारद अर्थात गार्ड गेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के युद्ध के दौरान यहाँ की रक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट एतकिन तथा 13वीं नेटिव इन्फेंट्री के पास थी। घेराबंदी के दौरान इस गेट को अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था और बाईं ओर 18 पाउंडर तोप तैनात थी, किंतु क्रांतिकारियों के हमले से यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। इसके सामने लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर गोले का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको रेजिडेंसी के कोषागार भवन की ओर ले चलते हैं। राजपूत तथा अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों से सुसज्जित यह द्विमंजिला भवन 1851 ईस्वी में 16,897 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इस भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग किया गया। भवन को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भीषण क्षति का सामना करना पड़ा। इसकी बाहरी दीवारों पर बंदूक की गोलियों एवं तोप के गोलों के निशान आज भी दृष्टिगत हैं। दोस्तों, यह है एतकिन की पोस्ट। तो चलिए आपको एतकिन की पोस्ट दिखाते हैं। यह पोस्ट एतकिन की स्मृति में बनाया गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कोषागार भवन के भीतरी हिस्से में ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह अंदर से कितना बड़ा है और इसमें बहुत सारे कक्ष हैं। दोस्तों, यहाँ बने प्रत्येक भवन में आपको एक चीज़ यह देखने को मिलेगी कि यहाँ के किसी भी भवन में आंगन का निर्माण नहीं किया गया है। दोस्तों, यह भी कोषागार भवन का ही भाग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोषागार भवन कितना विशाल है। कोषागार भवन के दीवारों पर बनी ये कलाकृतियाँ इसकी खूबसूरती को बयां करती हैं। तो अनुमान लगाइए कि जिस समय इस भवन का निर्माण हुआ होगा उस समय यह कितना सुंदर प्रतीत होता होगा। दोस्तों, हमने अपने इस वीडियो में यह कोशिश की है कि आपको रेजिडेंसी के कोने कोने से अवगत कराया जा सके, ताकि अगर आप कभी रेजिडेंसी देखने ना आ सके तो भी यह कह सके कि हाँ, हमने रेजिडेंसी देखी है।
दोस्तों, शायद यह वही कक्ष है जहां पर 1857 की क्रांति के समय इस भवन में कारतूस बनाने का काम किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको डॉक्टर फेरर के घर की ओर ले चलते हैं। यह भवन सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 में घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे। यह भवन एक ढाल पर बनाया गया था, जिसके दो तरफ अलग अलग असमान धरातल पर उद्यान थे। इसके एक कमरे का उपयोग स्नानागार के रूप में होता था, जबकि अन्य समान उपयोग हेतु होते थे। गर्मियों से बचने के लिए यहाँ एक तहखाना भी था, जो घेराबंदी के समय स्त्रियों एवं बच्चों के निवास हेतु प्रयोग हुआ। दो जुलाई को बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ लाया गया तथा इलाज के दौरान 4 जुलाई को उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली। इस भवन पर बने आप गोलों और बारूद के निशान देख सकते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि यह भवन भीतर से कितना बड़ा है। इसके कक्ष भी बहुत बड़े हैं। डॉक्टर फेरर का यह घर आज भी जीवंत लगता है, मानो लगता है यहाँ अभी भी कोई रहता है। इस भवन के कक्ष से बाहर देखने पर आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। चारों तरफ खूबसूरत वृक्ष ही दिखाई देंगे आपको। आप देख सकते हैं कि उस समय की यह जल निकासी और सीवेज व्यवस्था कितनी अच्छी है।
आप खुद देख सकते हैं कि यह भवन कितना विशाल है। साथ ही इसके चारों तरफ काफी सुंदर वृक्ष हैं और हरियाली भी है, जिसको देखकर आपका मन आकर्षित हो जाएगा। यह डॉक्टर फेरर के सामने का बड़ा उद्यान है, जिसके माध्यम से होते हुए हम मस्जिद और इमाम बाड़े के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको मस्जिद और इमाम बाड़े की ओर ले चलते हैं। मूलतः बादशाह नासिरुद्दीन हैदर से संबंधित यह भवन समूह हिंद यूरोपीय शैली के मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। उनकी बेगम मखदरा आलिया उर्फ विलायती बेगम, उनकी मां और उनकी सौतेली बहन अशरफ फुन्निसा बेगम कोठी में रहते थे। अशरफ फुन्निसा ने बेगम कोठी से सटी हुई एक मस्जिद और इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। रेजिडेंसी परिसर में स्थित अन्य इमारतों के विपरीत अवध स्थापत्य शैली से युक्त यह एकमात्र इमारत है। इमाम बाड़ा की छत अब गिर चुकी है, पर मस्जिद अभी भी सुरक्षित है। रोचक तथ्य यह है कि यह भवन के प्रथम मंजिल पर बनी हुई है, जहां पहुंचने के लिए संकरी सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मस्जिद दिखाने का प्रयास करते हैं। चूंकि यह गेट बंद है, इसलिए दोस्तों हम आपको मस्जिद पूरी तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। 1857 के युद्ध के निशान मस्जिद की एक गुंबद पर देखे जा सकते हैं। दोनों ही इमारतों पर बेहतरीन कारीगरों द्वारा गच्छकारी का कार्य किया गया है। मस्जिद की क्षतिग्रस्त मीनारों को लोहे के मजबूत ढांचे से सुरक्षित किया गया है। दो वर्गाकार पंक्तियों से घिरा हुआ यह भवन 1857 की घेराबंदी के समय कैप्टन हार्डिंग के नेतृत्व में सिख टुकड़ी द्वारा रक्षित था। इसीलिए इसे सिख स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसे 1857 में क्रांतिकारियों द्वारा बारूदी सुरंग से काफी क्षति पहुंचाई गई। अब हम आपको रेजिडेंसी के उत्खनित स्थल की ओर ले चलते हैं। इस स्थल पर 2001 से 2005 के दौरान हुई खुदाई के फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष और संरचनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनमें मार्टिनियर पोस्ट, डुप्रेट का घर, बैरके इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जल निकासी एवं सीवेज व्यवस्था के प्रमाण प्रकाश में आए हैं। खुदाई के दौरान 18वीं से 19वीं शताब्दी से संबंधित अवशेषों से परिसर में रहने वालों की उस समय की जीवन शैली की भी जानकारी मिली है। यह भवन भी खुदाई के दौरान ही प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसको हम अंदर से चलकर देखते हैं।
दोस्तों, अब हम आपको भोजशाला की ओर ले चलते हैं। यह है रेजिडेंसी की भोजशाला। तो चलिए हम भोजशाला की ओर बढ़ते हैं। इस भवन का निर्माण नवाब शहादत अली खान ने करवाया था। यह 2 मंजिला इमारत संपूर्ण परिसर में संभवतः सबसे भव्य थी, जिसके शानदार कक्ष तथा प्रशस्त सभागार कीमती झाड़, फानुसों, आईनों तथा रेशमी दीवान से सज्जित रहा करते थे। यहाँ नवाब के सम्मान में दावतें आयोजित की जाती थी। सभागार में कीमती फर्नीचर के साथ ही उच्च कोटि की कारीगरी भी की गई थी। प्रथम तल पर गचकारी द्वारा निर्मित आतिशदान के अवशेष अभी भी संगमरमरी आभा देते हैं। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित फव्वारा काले और सफेद की कलात्मक पच्चीकारी का अद्भुत नमूना है। 1857 में घेराबंदी के दौरान इसको अस्पताल के रूप में प्रयोग में लाया गया। इस भोजशाला को आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की दावतों की क्या शान रही होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ भोजशाला के भीतरी हिस्सों को अच्छे से देखिए। यह सभी इमारतें भोजशाला भवन के ही भाग हैं। दोस्तों, भोजशाला से लगा एक बहुत बड़ा उद्यान है। तो चलिए अब हम आपको उद्यान की ओर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह उद्यान कितना सुंदर है।
भोजशाला से निकलकर अब हम आपको रसोई घर की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, भोजशाला के ठीक सामने रसोई का निर्माण किया गया था। दोस्तों, रसोई घर के बाद अब हम आपको ओमनी के घर की ओर ले चलते हैं। यह 2 मंजिला भव्य इमारत जुडिशियल कमिश्नर ओमनी का निवास स्थान था। उनकी मृत्यु 5 जुलाई 1857 को तोप का गोला लगने के कारण हुई। सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश और बाद में हेनरी हेवलॉक ने इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों द्वारा तोपों से इस भवन पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अवशेष ही अब देखने को मिलते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद भी यह अनुमान आप लगा सकते हैं कि यह घर भी काफी बड़ा रहा होगा। ओमनी के घर के बाद अब हम आपको रेजिडेंसी के म्यूजियम की ओर ले चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको म्यूजियम लेकर चलते हैं। मॉडल कक्ष के रूप में प्रयुक्त रेजिडेंसी के एनेक्सी भवन में वर्तमान में 1857 स्मृति संग्रहालय स्थापित है। इस संग्रहालय में 1857 से पूर्व की स्थिति दर्शाता हुआ रेजिडेंसी परिसर का मॉडल, लिथोग्राफ, उत्खनित वस्तुएं, रेजिडेंसी की घेराबंदी का डायोरामा तथा अन्य संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। दोस्तों, चूंकि इसके भीतर शूटिंग करना मना है, इसलिए हम आपको भीतरी हिस्से के कुछ फोटोज वीडियोज के रूप में जरूर दिखाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। म्यूजियम से बाहर निकलकर अब हम आपको रेजिडेंसी के मुख्य भवन की ओर ले चलते हैं। यह है हेनरी लॉरेंस का स्मृति स्तंभ, जिस पर ईसा मसीह की प्रतिमा लगी हुई है। इस स्तंभ को हेनरी लॉरेंस की स्मृति में बनवाया गया था। दोस्तों, यह है रेजिडेंसी का मुख्य भवन। ब्रिटिश रेजिमेंट के प्रयोजन से निर्मित यह भव्य इमारत मूलतः 3 मंजिला थी, जिसके कारण यह संपूर्ण परिसर रेजिडेंसी के नाम से विख्यात हुआ।
पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार पर सुंदर पोर्टिको से सुशोभित था। पश्चिमी भाग में ऊंचे स्तंभों युक्त एक चौड़ा बरामदा था तथा छत पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित 2 बुर्जियों में घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थीं। इस भवन में अनेक ऊंची खिड़कियां भी थीं तथा इसकी छत इतालवी लोहे की छड़ों से सुरक्षित थी। इमारत के दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने थे जिनसे अंग्रेजों को लखनऊ की भयंकर गर्मी में काफ़ी राहत मिलती थी। 1857 की घेराबंदी के समय रेजिडेंसी के अंदर घिरी हुई यूरोपीय महिलाओं एवं बच्चों ने इस भवन के अंदर शरण ली थी। 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस यहीं पर भारतीय सिपाहियों द्वारा गोलियों से बुरी तरह घायल हुए थे। दोस्तों, हम आपको रेजिडेंसी के मुख्य भवन के भीतरी हिस्से में लेकर आ चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं तथा आप इसके दीवारों की मोटाई को देख सकते हैं, जिससे इसके आप मजबूती का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ सामने की दीवार पर आप देख सकते हैं कि सफ़ेद संगमरमर पर रेजिडेंसी अंकित किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह भवन रेजिडेंसी है। यह रेजिडेंसी के छत पर जाने वाली सीढ़ियां हैं, जिसे अब बंद कर दिया गया है। संभवतः यह ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला स्थान होगा। यह रेजिडेंसी के पीछे का हिस्सा है, जो तोपों के हुए हमले के कारण बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। अठारह की क्रांति के समय प्रयुक्त हुई तोपों को आज भी रेजिडेंसी के सामने पर्यटकों हेतु रखा गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह वही तोपें हैं जो 1857 की क्रांति के समय प्रयोग में लाई गई थी।
तो दोस्तों, रेजिडेंसी के बाद अब हम आपको बेगम कोठी की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए हम बेगम कोठी की ओर आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात आलिया तथा उसकी सौतेली बहन अपनी मां के साथ इस कोठी में रहने लगी। आलिया की सौतेली बहन ने ही बेगम कोठी के समीप इमाम बाड़ा तथा एक मस्जिद का निर्माण करवाया। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित यह एकमात्र भवन है। (1857) की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के हमले के निशान आप इस भवन पर भी देख सकते हैं। यह भवन भी उस हमले से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। दोस्तों, यह वही कक्ष है जिसमें 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों के हमले से बचने के लिए कैप्टन एवं उसकी पत्नी W.J. रूटलेफ ने शरण ली। बेगम कोठी के ठीक सामने ही मस्जिद और एक इमाम बाड़ा है, जिसका निर्माण बेगम की सौतेली बहन ने कराया था, जिसको अपने इस वीडियो में हम पहले ही दिखा चुके हैं। संपूर्ण रेजिडेंसी से अवगत कराने के बाद एक बार पुनः हम बेलीगारद गेट की ओर बढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और हमें यह भी विश्वास है कि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू दोस्तों।